प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के वे सूत्र हैं, राज्य के दिशा निर्देशक सूत्र हैं जो राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण में तथा उन्हें लागू करने में अपेक्षाएं रखते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनका मूल्यांकन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी आलोचना देखते हैं। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के अंदर और बाहर नीति निर्देशक तत्वों को लेकर बहुत आलोचना हुई थी और संविधान के स्वीकृत हो जाने के बाद भी अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। और आलोचना के पीछे उन्होंने जो तर्क दिए हैं उनमें पहला तर्क ये दिया है कि वैधानिक शक्ति का अभाव है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में ये देखा था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे वैधानिक या कानूनी शक्ति नहीं है, अर्थात राज्य के द्वारा यदि इन्हें लागू नहीं किया जाता है या इनका उल्लंघन किया जाता है तो उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बिना वैधानिक शक्ति के अभाव में इनको पूरी तरह से क्रियान्वित करना संभव नहीं है। ये एकमात्र एक तरह से शुभ इच्छाएँ हैं, नैतिक आदेश हैं और इनका पालन करना या न करना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और इसी आधार पर संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने, जिनमें प्रोफेसर के.टी. साहा थे, प्रोफेसर विहर थे आदि ने इनकी आलोचना की है कि मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र उन्होंने इसको कहा है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं। इसमें आलोचक ये कहते हैं कि ये ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण करते हैं जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है, अर्थात इनको व्यवहार में लागू करना संभव नहीं है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं ये, और इनकी जो सैद्धांतिक रूपरेखा है वो इतनी अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इनको उतार पाना, इन्हें लागू करना, इनको क्रियान्वित करना बहुत कठिन है, बहुत दूर की बात है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना की जाती है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक है। एक जो संप्रभुता राज्य होता है उसमें इस प्रकार के सिद्धांतों को लागू करना, ग्रहण करना अप्राकृतिक जैसा लगता है, क्योंकि एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए ये नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। विधिवेताओं की दृष्टि में संप्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राज्य एक संप्रभुता संपन्न इकाई है और उस संप्रभुता संपन्न इकाई को किसी अन्य इकाई के द्वारा या जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहें कि वो आदेश दें कि आप ऐसे नियम और कानून बनाएं, ये संभव नहीं है। तो एक तरह से अप्राकृतिक प्रतीत होते हैं। चौथी आलोचना इनके आधार पर की जाती है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। जो विधिवेता थे उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी कि इनको लागू करने से संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध पैदा हो सकता है। इस संबंध में संविधान सभा में श्री संथानम ने भय प्रकट किया था और कहा था कि निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। यदि शासक निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है कि वे शासन के मूलभूत सिद्धांत निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान दोनों के बीच में मतभेद को जन्म देगी और संसदीय लोकतंत्र के सामने गंभीर समस्याएं, संकट पैदा हो सकता है। तो इस तरह से एक आशंका व्यक्त की थी कि इन निर्देशक तत्वों को लेकर कार्यपालिका की दो प्रकार की जो कार्यपालिका होती है उनमें गतिरोध की संभावनाएं बन सकती हैं।
तो इस तरह से इन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है और इनको महत्व को हम निम्न रूप में इंगित कर सकते हैं। निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। यद्यपि एक आलोचना ये की गई थी कि इनके पीछे वैधानिक या कानूनी शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार के द्वारा इन्हें आसानी से इनकी अवहेलना की जा सकती है, परंतु हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनमत की शक्ति होती है और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए इनके पीछे लोकमत या जनमत की शक्ति है। प्रोफेसर पायली ने लिखा है कि ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही कर सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी लिखा था, कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है और इनको जनमत की शक्ति प्राप्त होने की वजह से इनके लागू होने की संभावनाएं या समस्याएं नहीं रहती हैं। दूसरा है नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। यद्यपि जो निर्देशक तत्व हैं वो नैतिक धारणाएं ही मान लिया जाए इनको, तो भी उसमें अपना महत्व है। हम विश्व की जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें देखते हैं कि प्रत्येक देश में कुछ नैतिक धारणाएं हैं जिनका पालन किया जाता है। जैसे ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा है, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र है, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का कोई भी प्रस्तावना है, इनके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव है, शासन प्रणाली की आधारभूत स्तंभ हैं। इसलिए एलन ग्लेडहिल ने लिखा है कि अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन नहीं हैं जबकि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके पीछे ये नैतिक आदर्श होने के नाते बनता है। शासन के मूल्यांकन के आधार है। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता असफलता जांचने का एक अवसर प्रदान करते हैं। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होंगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दलों को इन तत्वों को क्रियान्वित करने की अपनी तत्परता उत्साह दिखाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से वो आधार हैं जिनके आधार पर सरकार का मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सी सरकार सही है और कौन सी सरकार गलत है, कौन सी सरकार निर्देशक तत्वों का पालन कर रही है और कौन सी नहीं पालन कर रही है। तो इस आधार पर जनता शासन का मूल्यांकन कर सकती है और समझ सकती है कि वो शासन जनता के हित में कितना है। सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन। यदि हम देखते हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है और ये शासन को एक मार्गदर्शक सिद्धांत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि उन्हें किस तरह से और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लाना है। तो इस तरह से हम इनको सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन या सूत्र कह सकते हैं। संविधान की व्याख्या में सहायक हैं। जो निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की व्याख्या में भी सहायक हैं, क्योंकि जब संविधान की व्याख्या करते समय कोई समस्या पैदा होती है तो न्यायालय भी देखता है कि वो निर्देशक तत्वों के उसमें निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है, उनका क्या महत्व है। जैसे MC शीतलवाड़ ने कहा था कि राज्य के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त न होते हुए भी उनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इनका एक महत्व ये है कि संविधान सभा के सदस्यों और संविधानवेताओं ने यह प्रकट किया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है कि वो निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। लेकिन व्यवहार में ऐसी घटनाओं की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है वो अपने
विधानमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अम्बेडकर के शब्दों में हम कह सकते हैं, विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आशंका व्यक्त की थी कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग कर सकता है, वो निराधार है। तो इस तरह से हमने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना और महत्व के बारे में पढ़ा है। यद्यपि इनके पीछे वैधानिक शक्ति नहीं है, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति है। ये शासन के प्रकाश स्तंभ हैं, सरकार को एक दिशा निर्देश देते हैं कि वो किस दिशा में और उनको कैसे कार्य करना है। इससे भारत में एक जो लोक कल्याणकारी राज्य है, उस दिशा में भारत को अग्रसर होने का मौका या अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से जो निदेशक तत्व हैं वो भारतीय शासन के आधारभूत स्तंभ कहे जा सकते हैं।